गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। आज हम लोग हमारे इस वीडियो में सीआईबी का बीएफएम के पार्ट को देखेंगे। देखिए, सीआईबी का बीएफएम में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं हमारे पहले के वीडियो में। अगर आपने उनको देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं देखें तो आप प्लीज़ उनको रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किए हैं, थ्योरी क्वेश्चंस को भी देखा है, थ्योरीज को भी हमने कवर किया है। आज हम लोग हमारे इस वीडियो में बीएफएम का ही एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस जो होता है उसके ऊपर में कुछ एमसीक्यू मैंने प्रिपेयर किया है, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ। देखिए, ये 30 एमसीक्यूज है। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी किसी को लगेगा ये बहुत मतलब कुछ एक क्वेश्चंस बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बट ट्रस्ट मी, अभी जो लास्ट टाइम जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था ना सीआईबी का बीएफएम का, उसमें एक क्वेश्चन डायरेक्टली आया था इससे, प्लस 2-3 क्वेश्चन इनडायरेक्टली आया था। तो इसी के लिए आप बेसिक्स को एक बार जरूर क्लियर कर लीजिए। एक बार बेसिक्स क्लियर होने के बाद में क्या है ना कि आप न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरीज भी आप बहुत अच्छे से एग्जाम में कवर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को या मैक्सिमम जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो ये इस एग्जाम में अपीयर होते हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला एमसीक्यू क्या है। फॉरेक्स एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मींस, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ट्रांजैक्शन, उसका एक्चुअली उसका मतलब होता क्या है वो हमें जानना है। तो देखिए, इसका हमें ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, सेलेक्ट वन, इसमें से कोई एक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अ ट्रांजैक्शन टू कन्वर्ट फंड्स इन वन करेंसी इनटू फंड्स इन अनदर करेंसी, मतलब कि एक करेंसी में कोई पैसा है, मान लीजिए ये डॉलर में है, उसको कन्वर्ट करना है रुपये में, क्या इसको बोला जाता है फॉरेक्स? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, या दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है, उसको हैंडल करना, ये हो सकता है। या फिर डिपॉजिट्स एटसेट्रा इन फॉरेन करेंसी, या फॉरेन करेंसी में किसी भी तरह का डिपॉजिट को भी हम फॉरेन एक्सचेंज से रिलेट कर सकते हैं, या फिर इन सभी का सभी, तीनों का तीनों हमारा आंसर होगा। ठीक है, तीनों आंसर मतलब आपने देखा कि जैसे अगर पहला आंसर, ये पहला ऑप्शन अपने को ये बोलता है कि किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन जो एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो फॉरेन डिनोमिनेटेड है उसको अगर हम लोग हैंडल कर रहे हैं, मतलब कोई बैंक अगर हैंडल कर रहा है तो क्या उसको भी हम लोग फॉरेन ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। तीसरा क्या है कि किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर कोई डिपॉजिट आ रहा तो उसको बोल सकते हैं। चौथा हमारा तीनों का तीनों आंसर सही होगा। इसका आंसर क्या है, बस एक सेकंड के लिए आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में एक बार देख लीजिए, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि वापस एक्चुअली इसका आंसर होगा क्या। ठीक है, देखिए सेम यही क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। ये जो तीनों का तीनों ऑप्शन हमने देखा ना, चाहे वो किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन हो जो एक करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कर रहा है, या हो सकता है कि कोई भी फॉरेन डिनोमिनेटेड करेंसी में किसी भी ट्रांजैक्शन को हैंडल करना है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है, या फिर किसी भी तरह का कोई डिपॉजिट होता है फॉरेन ट्रांजैक्शन में, इन सभी पार्ट को फॉरेन करेंसी या फॉरेन ट्रांजैक्शन का एक पार्ट माना जाता है। फॉरेक्स एक्चुअली यही होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला एमसीक्यू था। हमारा दूसरा एमसीक्यू क्या है, हमारा दूसरा एमसीक्यू है फॉरेक्स मार्केट इज, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। ठीक है, अभी ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास में, एन इंडियन मार्केट, ये एक इंडियन मार्केट है। अ कंट्री स्पेसिफिक मार्केट, ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से स्पेसिफिक मार्केट को बोला जाता है। या फिर अ ग्लोबल मार्केट विच विथ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज, ये ग्लोबल मार्केट है जो कि सारे के सारे कंट्रीज का पार्टिसिपेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। तो जाहिर सी बात है ये इसका आंसर हमारा सी होगा। इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, इसका आंसर हमारा सी है। ठीक है, सी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट आर, फॉरेक्स मार्केट का मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। हमारा ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास में, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे कंट्री में आरबीआई ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे फेडरल रिजर्व होता है यूएसए का। कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फॉरेक्स ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जहां तक आप देखोगे ना, अगर आप फॉरेक्स को पढ़े हो तो आपको पता चलेगा कि इन सारा का सारा ये जो पार्टिसिपेंट्स, ये फॉरेक्स मार्केट का पार्टिसिपेंट्स ही हैं। तो इसी के लिए आप ये बोल सकते हो कि हमारा आंसर हो ना हो जी होगा, ऑल ऑफ द अबव। हमारा क्वेश्चन क्या था, मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट आर। आइए इसका आंसर देखते हैं। मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट्स आर, हमारा आंसर है जी। मतलब कि जो कमर्शियल बैंक्स भी हैं, सेंट्रल बैंक है किसी कंट्री के, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं, कॉर्पोरेट होती है, इंडिविजुअल, सभी के सभी हमारे मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं फॉरेक्स मार्केट के।
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉरेक्स मार्केट इज कंसिडर्ड एज हाईली लिक्विड मार्केट। देखिए लिक्विड क्या होता है ना, कि मतलब कि भाई अभी जैसे अगर हम लोग बैंक के टर्म में समझते हैं तो लिक्विड का मतलब कि भाई बैंक के पास में सफिशिएंट लिक्विडिटी होना चाहिए, तो नहीं तो लिक्विडिटी रिस्क राइज हो जाता है। मतलब कि बैंक के, अगर बैंक का काम होता है पैसा एक तरह से डिपॉजिट आ रहा है, दूसरी तरफ से लोन देना, मतलब कि उसके पास में सफिशिएंट लिक्विड या सफिशिएंट पैसा उसके पास में हमेशा रहे, तो फॉरेक्स मार्केट को हाईली लिक्विड मार्केट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हाईली लिक्विड मार्केट? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। फंड्स कैन बी रेज्ड इन दिस मार्केट एट वेरी शॉर्ट नोटिस। फंड को तुरंत में इस मार्केट में अरेंज किया जा सकता है, तुरंत में इसको रेज किया जा सकता है शॉर्ट नोटिस के साथ में, इसलिए इसको लिक्विड मार्केट कहा जाता है, हाईली लिक्विड मार्केट कहा जाता है। नो प्लेयर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट। कोई प्लेयर डिफॉल्ट नहीं करते हैं पेमेंट करने के टाइम पे। बैंक्स ऑफर टू वे कोट्स एंड क्रिएट डेप्थ इन द मार्केट। बैंक्स टू वे कोट ऑफर करते हैं, मतलब कि अगर जब वो कोट दे रहे हैं तो एक तो कोट वो सेलिंग के लिए भी देते हैं, दूसरा कोट वो बाई के लिए भी देते हैं, मतलब वो तुरंत में बाई भी कर सकते हैं, तुरंत में उसको सेल भी कर सकते हैं। तो ये होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में एक डेप्थ क्रिएट होता है। चौथा हमारा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो अभी इसमें देखिए, आप जब देखोगे ना कि ये बहुत स्पेसिफिक सा पॉइंट हो जा रहा है, फंड्स कैन बी रेज्ड इन द मार्केट एट वेरी शॉर्ट नोटिस। ये कोई मतलब नहीं बताता कि भाई मतलब एकदम लिक्विड, हाईली लिक्विड मार्केट हमारा। दूसरा क्या, नो प्लेयर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होता है। लेकिन ये जो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी है ना, बैंक्स ऑफर टू वे कोट, मतलब कि देखिए आप समझिए कि अगर आप बैंक से ऑफर मांग रहे हैं कि बॉस मेरे को आप रेट दो, तो बैंक क्या करेगा, आपको तुरंत में आपको बाई का भी रेट देगा, तुरंत में आपको सेल का भी रेट देगा। मतलब कि बैंक चाहे तो तुरंत में उसको खरीद सकता है, तुरंत में उसको बेच सकता है, कोई भी बैंक, कोई भी कॉर्पोरेट। इसका मतलब कि तो तुरंत में ये सभी चीजें हो सकती हैं। इस तो हमारा आंसर हो ना हो, हमारा आंसर होगा सी। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ये एमसीक्यू का आंसर है सी, बैंक्स ऑफर टू वे कोट्स एंड क्रिएट डेप्थ इन द मार्केट। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के रेस्पेक्ट में ये इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, हमारा ऑप्शन हमारे पास में क्या क्या है। द एंटायर टर्नओवर अराइजेज ओनली ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी टर्नओवर होता है, आप देख चुके हैं कि हमने हमारे पहले के वीडियो में जो कवर कराया है कि ऑलमोस्ट मोर देन 5.1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में वो डेली का एक बिजनेस होता है। तो ये मतलब उसमें से आप देखोगे तो 2% के आसपास ही ऐसा होता है जो एक्चुअली में गुड्स और सर्विसेज को खरीदा या बेचा जाता है। बाकी मोर देन 98% उसमें से इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज से ही उस फॉरेक्स मार्केट को यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, द एंटायर टर्नओवर अराइजेज ओनली ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है बॉस, क्योंकि ये एंटायर टर्नओवर वो नहीं होता है जो ये बता रहा है। दूसरा क्या है, अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ टर्नओवर इज कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। ये 98% से ज्यादा होता है ये ऑप्शन जो हमने देखा, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। थर्ड हमारा ऑप्शन क्या है, द मेजर पोर्शन ऑफ द टर्नओवर इज कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। यही होता है जो मेजर पोर्शन होता है, मोर देन 98%, ये एक्चुअली में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट्स और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के थ्रू के लिए ही वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो हो ना हो हमारा आंसर होगा सी। आइए देखते हैं हमारा आंसर एक्चुअली में क्या है। हमारा आंसर है सी। ठीक है, देखिए इस पूरे वीडियो का जो एमसीक्यू है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में मिल सकता है। आप वहां से जाकर के इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू क्या, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज कैन बी। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी दो करेंसी के बीच का जो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं? ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, सिलेक्ट वन। एक तो फंडामेंटल होते हैं, दूसरा टेक्निकल, तीसरा स्पेकुलेटिव होते हैं, चौथा नॉन ऑफ द अबव, या पांचवा ऑल ऑफ द अबव। देखिए फंडामेंटल तो होते ही हैं, टेक्निकल भी होते हैं। तो जहां दो ऑप्शन आपके पास में है कि भाई ये दो ऑप्शन तो होगा ही होगा, तो यहां पर जाहिर सी बात है कि आप इसको नहीं मार सकते क्योंकि ये अकेले हो जाएगा। इसको वो हमारा आंसर हर हाल में ई ही होगा। अगर आपको ये नहीं पता ना कि भाई स्पेकुलेटिव है कि नहीं है, लेकिन फंडामेंटल और टेक्निकल है, तो स्पेकुलेटिव ही होगा। इस केस में हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव ई हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि हमारा आंसर क्या है। पहले तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसीज कैन बी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं किसी भी दो करेंसी के बीच का जो एक्सचेंज रेट होता है उसके लिए। ठीक है, फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, स्पेकुलेटिव फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू क्या है, फंडामेंटल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट मूवमेंट कैन बी ऑफ द डोमेस्टिक काउंट। फंडामेंटल फैक्टर वो कौन सा फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी एक्सचेंज रेट का मूवमेंट को? जब दो करेंसी के बीच में कोई एक्सचेंज रेट होता है उसका मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन,
इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमने देखा था ना कि दो कंट्री के बीच में जब ट्रेडिंग होता है तो जो भी उन दोनों के बीच में जो करेंसीज ट्रैवल करते हैं या तो वो प्लस में होंगे या तो वो माइनस में होंगे, तो जब एंड ऑफ द ईयर जब उसको देखा जाता है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो पोजीशन बताता है किसी भी कंट्री का। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, एक फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें एक फैक्टर का काम करते हैं। यही फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि दो करेंसी के बीच में जो मूवमेंट होता है एक्सचेंज रेट का उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो उससे बढ़ेगा या तो उससे घटेगा। तो इस एमसीक्यू का हो ना हो हमारा आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव ये हमारा आंसर है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है वैल्यू डेट मीन्स। वैल्यू डेट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है? वैल्यू डेट हम लोग पढ़ते हैं ना, जब सीआईबी में देखते हैं कि भाई न्यूमेरिकल्स भी आ रहा तो वैल्यू डेट कहा जाता है। वैल्यू डेट एक्चुअली वो कौन सा डेट होता है? द डेट ऑन विच एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ करेंसी ट्रेडेड टेक्स प्लेस। क्या वो दिन होता है, वो डेट होता है जिस दिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन होता है, एक्चुअल एक्सचेंज होता है करेंसीज का, या फिर द डेट ऑन विच द वैल्यू ऑफ करेंसीज विल बी डिसाइडेड, या वो डेट जिस दिन उस करेंसी का वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। भाई आज के दिन को हम डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि आज का दिन इस वैल्यू का, इस डॉलर का जो वैल्यू है वो 68.25 रुपीज है, क्या इस दिन को किया जाता है? या फिर द डेट ऑन विच द वैल्यू ऑफ द करेंसीज कैन बी रीवर्क्ड, या उस डेट को करते हैं जिस दिन हम लोग इस करेंसी का वैल्यू को रीवर्क करते हैं, या फिर नॉन ऑफ द अबव। देखिए वैल्यू डेट का मतलब होता है ना कि जिस दिन एक्चुअली में वो ट्रेड किया जा रहा है और उस दिन पे उस करेंसी का जो वैल्यू होता है, जो एक्सचेंज रेट का वैल्यू होता है, वही वैल्यू डेट कहलाता है। तो यहां पर हमारा आंसर आप देखोगे ये होगा द डेट ऑन विच एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ करेंसीज ट्रेडेड टेक्स प्लेस। तो क्योंकि जिस दिन एक्चुअल करेंसी का जो ट्रेड हो रहा है वही हमारा वैल्यू डेट होता है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारा वैल्यू डेट मींस द डेट ऑन विच द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ करेंसीज ट्रेडेड टेक्स प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या? सेटलमेंट ऑफ करेंसी कैन टेक्स प्लेस ऑन। सेटलमेंट ऑफ करेंसी जब सेटलमेंट होता है ना, चाहे डॉलर हो, चाहे आपका पाउंड हो जाए, चाहे रुपी हो जाए, या कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये किस दिन इसका सेटलमेंट होता है? सेटलमेंट ऑफ करेंसी कैन टेक्स प्लेस ऑन, कौन कौन से दिन सेटलमेंट हो सकता है? तो स्पॉट, टर्म, कैश, फॉरवर्ड बेसिस, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप सीआईबी पढ़ रहे हो ना तो आपको आइडिया मिलेगा कि यार स्पॉट होता है क्या, T+2, ठीक है। टर्म नेक्स्ट डे +1 बोल सकते हैं। कैश सेम डे होता है, और फॉरवर्ड बेसिस T+2 के अलावा कोई भी दूसरा दिन होता है वो फॉरवर्ड बेसिस हो जाता है। तो सेटलमेंट किसी भी दिन हो सकता है। वो स्पॉट नॉर्मली हम लोग जब देखते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्पॉट में हम लोग चलते हैं, तो स्पॉट में भी हो सकता है, टर्म में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, और फॉरवर्ड बेसिस में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सेटलमेंट ऑफ करेंसी कैन टेक्स प्लेस ऑन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन ए टर्म सेटलमेंट एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। स्पॉट का मतलब हमने क्या देखा था? स्पॉट का मतलब हमने देखा +2, ठीक है। टर्म का मतलब हमने देखा +1, ठीक है। कैश का मतलब हमने देखा सेम डे, और फॉरवर्ड होता है इसके बाद कभी भी। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? टर्म सेटलमेंट। टर्म सेटलमेंट ये है, टर्म सेटलमेंट +1 मतलब नेक्स्ट डे। यहां पूछ भी क्या रहा है कि नेक्स्ट वर्किंग डे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर देन द फ्यूचर डेट देन द स्पॉट रेट द करेंसी इज सेट टू बी एट। अब देखो यहां क्या बोल रहा है कि जो भी वैल्यू है फॉरेन करेंसी का, जो वैल्यू है द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इज मोर फॉर अ फ्यूचर डेट। मान लीजिए कि आज हो गया 21 तारीख, 21/9, और फ्यूचर डेट में आप कभी भी ले लीजिए, आप 22/10 ले लीजिए, ठीक है, 22 अक्टूबर। तो इस 22 अक्टूबर को जो करेंसी का जो वैल्यू रहेगा, आज के दिन में मान लीजिए इस करेंसी का वैल्यू है 90 रुपीज़, और 22/10 को इस करेंसी का वैल्यू रहेगा 91 रुपीज़। तो जो फ्यूचर डेट है, फ्यूचर डेट में ये फॉरेन करेंसी का वैल्यू ज़्यादा होगा स्पॉट रेट से ज़्यादा होगा। तो वैसे केस में इस करेंसी का वैल्यू को क्या कहते हैं? या तो प्रीमियम होगा या तो डिस्काउंट होगा। प्रीमियम और डिस्काउंट हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हमने हमारे पहले के वीडियो में समझा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप प्लीज़ हमारे उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं कि प्रीमियम डिस्काउंट कब हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी बहुत हेल्प करेगा ये प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी इज मोर, ज़्यादा है,
फॉर ए फ्यूचर डेट देन द स्पॉट रेट द करेंसी इज सेट टू बी एट, उस केस में करेंसी प्रीमियम पे होता है, क्योंकि आज के दिन में जो करेंसी का वैल्यू है और फॉरवर्ड में कभी अगर हम इसको ले जाते हैं उस दिन वो करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है तो ये प्रीमियम में रहता है, लेकिन यही अगर वो उससे कम में रहेगा तो ये डिस्काउंट में आ जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, प्रीमियम। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इफ द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी इज मोर फॉर अ फ्यूचर डेट देन द स्पॉट रेट द करेंसी इज सेट टू बी एट प्रीमियम। ठीक इसका उल्टा हो जाता है डिस्काउंट। इफ द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी इज लेसर, जो भी फॉरेन करेंसी है, मान लीजिए फॉरेन करेंसी है, इसका वैल्यू स्पॉट रेट पे +2 आज से +2 दिन के बाद में इसका वैल्यू 90 रुपीज़ है। ठीक है, जब हम लोग इसको फॉरवर्ड में ले जाते हैं, फॉरवर्ड में मान लीजिए एक महीने बाद का देते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाता है 89, -1 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये कम हो गया इससे, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो करेंसी का जो वैल्यू है वो डिस्काउंट में आ गया है। ठीक है, द वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी इज लेसर फॉर ए फ्यूचर डेट देन द स्पॉट रेट द करेंसी इज सेट टू बी एट डिस्काउंट, वो डिस्काउंट में आता है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी बेसिक सा पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेगा कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ये तो इसी का आंसर हो गया भाई, हम लोग उसको डिस्काउंट बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट फॉर अ करेंसी जनरली डिपेंड्स ऑन अपॉन। जो फॉरवर्ड, अभी हमने देखा ना फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट क्या क्या होता है। देखिए ये भी पॉइंट को हमने हमारे पहले के वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि कब हम लोग जानते हैं कि वो प्रीमियम में आ सकता है, कब हम लोग देखते हैं कि कब वो डिस्काउंट में आ सकता है। आप हमारा पहले के वीडियो को रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ ए करेंसी जनरली डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर में ये डिपेंड करता है? तो हमने उसमें देखा है कि ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर में डिपेंड करता है। द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स बिटवीन द टू कंट्रीज। अभी देखिए, मान लीजिए कि एक तरफ में आपके पास रुपी है, दूसरे तरफ में आपके पास डॉलर है। इसका जो करेंसी का जो इंटरेस्ट रेट है वो मान लीजिए 6% है और डॉलर का 4% है। ठीक है, तो जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट कम रहता है वो हमेशा प्रीमियम पे चलता है। ठीक है, वो कॉस्टलियर होता है। और जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है इसके दूसरे के कंपैरिजन में, तो वो हमेशा डिस्काउंट पे रहता है, चीपर होता है वो। तो इसी के लिए कभी भी प्रीमियम या डिस्काउंट किसी भी दो करेंसी के बीच में अगर देखा जा रहा है तो वो डिपेंड करता है उस करेंसी का जो इंटरेस्ट रेट है, उससे जो इंटरेस्ट रेट है। तो यहां पर ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा ए। आइए देखते हैं। द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ ए करेंसी जनरली डिपेंड्स अपॉन, सॉरी, बोथ ऑफ द अबव, मतलब इंटरेस्ट रेट तो होना ही होना है, साथ ही साथ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसीज भी होना है। सॉरी, मैंने एक्चुअली ये ऑप्शन बी देखा नहीं था, ये फर्स्ट कोई देख करके मैंने टाइट कर दिया। तो ये तो इंटरेस्ट रेट तो होता ही होता है, साथ ही साथ जो अगर उस करेंसी का जो डिमांड सप्लाई क्या, कि मान लीजिए अगर डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है यार, लोग उसको ज़्यादा, मतलब मार्केट में उसका वैल्यू ज़्यादा है तो वो प्रीमियम पे चलेगा। लेकिन अगर वो अगर उसका डिमांड ही ज़्यादा नहीं हो रहा है, जरूरत से ज़्यादा उसका सप्लाई हो रखा है, तो वो डिस्काउंट पे चलेगा, उसका बहुत ज़्यादा उसका डिमांड ही नहीं है। तो इन दोनों के दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमारा सही है। मैंने गलती से आंसर ए बता दिया था, हमारा आंसर होगा बोथ। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है, इफ इंटरेस्ट इन यूएस फॉर यूएस सिक्योरिटी इज 4%। जैसे अभी तुरंत मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था कि मान लीजिए कि यूएसए में जहां डॉलर चलता है वहां पर जो यूएसडी सिक्योरिटी है उसका इंटरेस्ट 4% है। ठीक है, 4%। और जब हम लोग आईएनआर आते हैं, इंडिया में आते हैं, वहां पर 9% चल रहा है। तो यहां पर ये इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। मैंने भी बताया कि जब दो करेंसी के बीच हम लोग कंपेयर करते हैं, जिस करेंसी का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है वो चीपर होता है, वो डिस्काउंट पे चलता है। तो आईएनआर यूएसडी के कंपैरिजन में इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, क्योंकि ये 9% है, ये 4% है। तो 9% अगर ये है तो ये चीपर है। और सेम अगर हम लोग इसके केस में देखेंगे, यूएसडी केस में, तो आईएनआर के कंपैरिजन में ये प्रीमियम पे चलेगा, ये डिस्काउंट पे रहेगा, ये प्रीमियम पे रहेगा। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इफ द इंटरेस्ट रेट, ये सेम इसका आंसर है, देखिए ये ट्रू होगा, क्योंकि ये बता रहा है यूएसडी विल बी एट प्रीमियम अगेंस्ट द आईएनआर। क्योंकि आईएनआर का केस में हमने देखा है कि आईएनआर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है, यूएसडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है वो प्रीमियम पे चलता है। तो यहां पर यूएसडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ये प्रीमियम पे चलेगा। क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इफ इंटरेस्ट, जस्ट ये क्वेश्चन का उल्टा हो गया। इफ इंटरेस्ट इन इंडिया फॉर आईएनआर सिक्योरिटी इज 5%। इंडिया में जो आईएनआर का सिक्योरिटी है उसका इंटरेस्ट रेट है 5% और यूएसडी का जो है वो है 7%। तो जाहिर सी बात है ये उल्टा हो गया।
तो यहां पर ये क्या पूछ रहा है, यूएसडी विल बी एट डिस्काउंट, क्योंकि यूएसडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है आईएनआर के कंपैरिजन में। तो मैंने बताया कि जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है वो डिस्काउंट में चलता है या फिर वो चीपर होता है, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है इसके कंपैरिजन में, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो ये प्रीमियम पे चलेगा, ये कॉस्टलियर होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर होगा ट्रू। देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ द डायरेक्ट कोट इन अ डायरेक्ट कोट द फॉरेन करेंसी विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट एंड द डोमेस्टिक करेंसी वेरिंग। यहां पर ध्यान देने का जरूरत है, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से अपने दिमाग में फिट करके रख लीजिए कि जब भी कभी हम लोग डायरेक्ट कोट का बात करते हैं, डायरेक्ट कोट के केस में क्या होता है कि जो फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी वो स्टैटिक होती है, ये एकदम फिक्स रहती है, खंबे की तरह एकदम खड़ी रहेगी। ये डायरेक्ट कोटेशन में जो फॉरेन करेंसी होती है वो फिक्स होती है, वो कांस्टेंट होती है। और जहां हम लोग इनडायरेक्ट कोट का बात करते हैं वहां पर जो डोमेस्टिक करेंसी होती है वो खंबे की तरह खड़ी होती है, वो फिक्स रहती है। इनडायरेक्ट कोट अब इंडिया में नहीं किया जाता है, अब हम लोग डायरेक्ट कोट पे ही चलते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं, आप कभी इसमें कंफ्यूजन हो ना तो आप ये देखोगे कि भाई इंडिया में जैसे हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं ना कि भाई $1 इज इक्वल्स टू 62, 75, 77, मतलब कि जो फॉरेन करेंसी है वो स्टैटिक है, वो कांस्टेंट है, वो एक है, लेकिन ये हमारा डोमेस्टिक करेंसी वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ऐसा केसेस में इसको हमेशा हम लोग डायरेक्ट कोट बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये सही है कि डायरेक्ट कोट में जो फॉरेन करेंसी होता है वो कांस्टेंट होता है और डोमेस्टिक करेंसी चेंज करता है, वेरी करता है। तो हाँ, ये आंसर हमारा ट्रू होना चाहिए। यही इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या है, हाँ ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, इन अ डायरेक्ट कोट द फॉरेन करेंसी वेरीज। अब सेम इसका उल्टा हो गया ये क्वेश्चन का कि ये इनडायरेक्ट कोट के बारे में पूछ रहा है। इनडायरेक्ट कोट में क्या होता है, इनडायरेक्ट कोट में जो फॉरेन करेंसी होता है, फॉरेन करेंसी वो वैरी करता है, जो डोमेस्टिक करेंसी होता है वो कांस्टेंट रहता है। अभी डोमेस्टिक करेंसी मान लीजिए इस केस में हम लोग लेते हैं 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ इज इक्वल्स टू $1.456769। तो यहां पर ये जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी है ये कांस्टेंट है, ये 100 है, ये कांस्टेंट है। फ्लक्चुएट क्या कर रहा है, हमारा डॉलर। तो इसी के लिए इस टाइप का जब हम लोग कोड देखते हैं तो उसको इनडायरेक्ट कोड बोलते हैं। इनडायरेक्ट कोड के केस में क्या होता है कि हमारा खुद का जो डोमेस्टिक करेंसी होता है वो कांस्टेंट होता है, स्टैटिक होता है, और जो फॉरेन करेंसी होता है वो वेरी करता है, वो चेंज करता है, वेरिएबल है वो। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, ये इसी का आंसर है यहाँ पर। हाँ, ये ट्रू है था जो मैंने आपको बताया अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज आर कोटेड इन इनडायरेक्ट कोट, ये क्वेश्चन आया था अभी लास्ट टाइम। इसमें से कौन कौन से ऐसे करेंसी है जिनको इनडायरेक्ट कोट में कोट किया जाता है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान दीजिएगा, इन चारों के चारों करेंसी को इनडायरेक्ट कोट में दिया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया था, ये इसी के लिए मैंने कहा ना कि भाई बहुत देखने में लगेगा काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम हॉल के अंदर में। ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जीबीपी जिसको बोलते हैं, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये चारों के चारों जो भी करेंसीज हैं ये इनडायरेक्ट कोट होता है, इसमें कोट किया जाता है। ठीक है, हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, द एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलोड बाय अ कंट्री मे बी। जो एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया जाता है किसी कंट्री में वो क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हो सकता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हो सकता है, नॉन ऑफ द अबव हो सकता है, इधर ए और इधर बी हो सकता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है कि भाई जो मॉनेटरी अथॉरिटी होते हैं, जो मॉनेटरी जैसे जो सेंट्रल बैंक होते हैं, मॉनेटरी अथॉरिटी होते हैं किसी भी कंट्री का, तो वो लोग फिक्स कर देते हैं कि हमारे कंट्री में जो भी फॉरेन एक्सचेंज होगा उसका रेट हम लोग फिक्स कर दिए, आपको इतना ही रेट आपको मिलेगा या इतना ही रेट आपको पे करना होगा। ठीक है, अब फ्लोटिंग के केस में क्या होता है, वो मार्केट के ऊपर में डिपेंड करता है, जैसा मार्केट रहेगा उसके हिसाब से वो फ्लक्चुएट करेगा। वर्स्ट केस में जब ऐसा लगता है उस कंट्री को या उस सेंट्रल बैंक को कि नहीं अब हम लोग को हस्तक्षेप या अब हम लोग को इंटरवीन करने की जरूरत है, नहीं तो हमारा कंट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा इकोनॉमी को लेकर के, तब वो लोग इंटरवीन करते हैं, वो वर्स्ट केसेस में। तो ये हाँ जाहिर सा बात है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी आपको मिल सकता है, फ्लोटिंग भी मिल सकता है, लेकिन इन दोनों में से मतलब या तो फिक्स्ड होगा या तो फ्लोट होगा। तो हमारा आंसर डी होना चाहिए। देखते हैं हमारा आंसर क्या है।
हमारा आंसर है इधर ए और बी, डी। ठीक है, तो मतलब कि किसी भी एक्सचेंज रेट सिस्टम में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी हो सकता है, फ्लोटिंग और फ्लोटिंग भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, इन अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है उसका एक्सचेंज रेट को कौन फिक्स करता है, कोई तो होगा ना भाई कि यही फिक्स करेंगे, तो वो वहाँ का जो मॉनेटरी अथॉरिटी होता है उस कंट्री का वो फिक्स। जैसे हमारे देश में आरबीआई होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री का, तो ये हमारे कंट्री का मॉनेटरी अथॉरिटी है। तो उस कंट्री का जो मॉनेटरी अथॉरिटी होता है वही वहाँ का जो एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकता है, वो बता सकता है भाई ये रेट पे हम लोग फिक्स करके चलेंगे इसको। ठीक है, तो हमारा आंसर होना चाहिए सी। देखते हैं हमारा आंसर है सी, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, आर्बिट्रेज refers to simultaneous buying and selling of a currency in two different markets to take advantage of price differential in two markets। आर्बिट्रेज क्या यही होता है कि भाई दो मार्केट में करेंसी को, एक मार्केट में करेंसी को खरीदा जा रहा है और तुरंत में दूसरे मार्केट में उस करेंसी को बेच दिया जा रहा है ताकि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो वहां से इंटरेस्ट गेन किया जा सके। हाँ, आर्बिट्रेज एक्चुअली यही होता है। आप मान लीजिए कि एक मार्केट है जहां से एक कोई कस्टमर है, उसने तुरंत में, सपोज कीजिए, ये जस्ट मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उसने 100 रुपीज़ दे करके $2 खरीदा। ठीक है, ये 100 रुपीज़ दे करके $2 खरीदा। ठीक है, अभी तुरंत में ये दूसरे मार्केट में ये इस $2 को सेल कर दिया और बदले में उसको 1.5 यूरो मिला। ठीक है, अभी जो ये 1.5 यूरो इसको मिला है, अगर ये 1.5 यूरो को अगर फिर से वापस अगर इसको रुपये में कन्वर्ट कराता है तो यहाँ पर इसको 1.5 यूरो के अगेंस्ट में इसको 110 रुपीज़ मिल जाएगा। तो तुरंत में इसने 100 रुपीज़ लगाया और तुरंत में इसको 110 मिल गया, मतलब कि 10 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हो गया। तो यही होता है, मतलब दो या दो से ज़्यादा मार्केट में जब कभी तुरंत में करेंसीज को खरीदा या बेचा, ट्रेड किया जाता है, ताकि उस करेंसी को वहाँ मार्केट के बीच में जो डिफरेंशियल परसेंटेज है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या परसेंट आप बोल सकते हो, उसमें कुछ फ़ायदा कमाया जा सके, उसको ही आर्बिट्रेज कहा जाता है। तो क्या ये सही है? आर्बिट्रेज रिफर्स टू साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए करेंसी इन टू डिफरेंट मार्केट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिफरेंशियल इन द टू मार्केट्स। हाँ, सही है, हमारा आंसर ट्रू होगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, when trade is conducted in two markets and arbitrage benefit derived, it is known as simple or direct arbitrage। जाहिर सी बात है, जब दो मार्केट में हम लोग देखते हैं कि कोई ट्रेड किया जा रहा है ताकि आर्बिट्रेज उसका आर्बिट्रेज का बेनिफिट लिया जा सके, तो उसको हम लोग डायरेक्ट आर्बिट्रेज ही कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड डायरेक्ट आर्बिट्रेज आपको बहुत ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता, लेकिन एग्जाम में आपको सुनने को मिल सकता है, इसीलिए हमारा आंसर ट्रू होगा। ठीक है, जब दो मार्केट में आर्बिट्रेज बेनिफिट के कारण तुरंत में उसको बाय और सेल किया जा रहा है करेंसी को, तो उसको डायरेक्ट आर्बिट्रेज या सिंपल आर्बिट्रेज कहते हैं। हाँ, कहते हैं ट्रू। हमारा आंसर ए होना चाहिए, ट्रू। हमारा आंसर ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हेन ट्रेड इज कंडक्टेड इन मोर देन टू मार्केट्स साइमल्टेनियसली, दो से ज्यादा मार्केट पे तुरंत में ट्रेड कंडक्ट किया जा रहा है ताकि आर्बिट्रेज, वो बेनिफिट लिया जा सके करेंसी का, तो उस केस को बोला जाता है कंपाउंड आर्बिट्रेज। कंपाउंड आर्बिट्रेज। ठीक है, तो क्या ये सही है? कंपाउंड आर्बिट्रेज इसको कहा जाता है। हाँ, हमारा आंसर होगा ट्रू, उस केस को कंपाउंड आर्बिट्रेज, क्योंकि जब हमने देखा कि जब दो मार्केट होता है तो वो सिंपल आर्बिट्रेज हो रहा है, अभी हमने देखा, और जहां पर दो से ज्यादा मार्केट इन्वॉल्व हो जा रहा है उसको कंपाउंड आर्बिट्रेज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड्स आपको बहुत रेयरली सुनने को देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए दिमाग में फिट कर लीजिए। जहां पर दो मार्केट इन्वॉल्व होता है आर्बिट्रेज का केस में, तो वहां पर उसको सिंपल आर्बिट्रेज कहा जाता है। ठीक है, और जहां पर दो से ज्यादा मार्केट इन्वॉल्व हो रहा है उसको कंपाउंड आर्बिट्रेज कहा जाता है। ठीक है, अभी इस केस में हमने देखा ना, यहां पर ये सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज, यहां क्योंकि यहां पर दो मार्केट इन्वॉल्व है, यहां पर दो मार्केट इन्वॉल्व है, तो इसको सिंपल या डायरेक्ट आर्बिट्रेज कहा जाता है। लेकिन जहां पर दो से ज्यादा मार्केट इन्वॉल्व है वहां उसको कंपाउंड आर्बिट्रेज कहा जाता है। हमारा आंसर ट्रू होगा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, कार्ड रेट इज वन विच। कार्ड रेट क्या होता है? देखिए, हम लोग देखते हैं ना भाई कार्ड रेट, तो कार्ड रेट एक्चुअली होता क्या है? डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द डे, ये पूरे दिन भर में कभी चेंज नहीं होगा। इज जनरली एप्लीकेबल फॉर लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स, जो लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होता है उसके लिए एप्लीकेबल है। देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि कार्ड रेट, तो फिर दूसरे टाइप का रेट क्या होता है? एक होता है कार्ड रेट, एक होता है ऑनलाइन रेट। ठीक है, एक देखे कार्ड रेट, दूसरा देखे ऑनलाइन रेट।
कार्ड रेट क्या होता है कि कार्ड रेट का जो वैल्यू होता है ना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर, कि उसका जो वैल्यू है ना वो पूरे दिन भर में वो चेंज नहीं होगा। कार्ड रेट का जो वैल्यू है वो दिन भर में चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन का जो रेट होता है वो फ्लक्चुएट करता है, वो दिन भर में कभी भी चेंज हो सकता है। तो कार्ड रेट एक्चुअली क्या, देखिए अभी मान लीजिए कि कोई बैंक कार्ड रेट दे दिया और उसका काफ़ी बड़ा एक ही ट्रांजेक्शन होना है और बिलियंस में होना है, बिलियन डॉलर में होना है कुछ, तो अभी वो तुरंत में सपोज कीजिए कि वो कार्ड रेट दे दिया है और वो रेट दिन भर में तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मार्केट में रेट चेंज हो गया है और वो रेट कम हो गया है। तो उस केस में क्या होता है कि उस बैंक को या उस कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, मतलब उस बैंक को एक तरह से काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो दिन भर के लिए आपको उसको फिक्स कर चुका है रेट को, लेकिन एक्चुअली उसका रेट घट गया है मार्केट में, तो यहाँ पर उसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के लिए कार्ड रेट जब भी दिया जाता है ना, वो लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, कि इनकेस अगर लॉस हो भी बैंक को, कस्टमर को, तो ज़्यादा लॉस नहीं हो। आप समझ रहे हैं? इसी के लिए कार्ड रेट का ये जो दोनों पॉइंट है ये सही है। डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द डे, कार्ड रेट हाँ चेंज नहीं करता है, और इसको जनरली लो वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि फिर अगर कोई बड़ा हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है तो फिर हम लोग उसको ऑनलाइन रेट जो होता है वो देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कार्ड रेट, इसका हमारा आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, बैंक्स कोट डिफरेंट मर्चेंट रेट्स फॉर डिफरेंट रिटेल ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन। बैंक क्या करते हैं ना, अलग अलग रेट कोट करते हैं, अलग अलग जो कस्टमर्स होते हैं, जो रिटेल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके अलग डिफर करता है। तो ये किसके ऊपर में डिपेंड करता है? ये भाई हो सकता है कि वो कस्टमर ए को एक रेट दे रहे हैं तो उसी टाइम पे कस्टमर बी को दूसरा रेट दे रहे हैं। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अभी कस्टमर ए हो सकता है कि उसका जो हालत है वो ठीक नहीं है, वो स्ट्रेस में चल रहा है वो अकाउंट, और कस्टमर बी एक AA या AAA रेटेड कंपनी है, तो जाहिर सी बात है यार वहाँ पर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो बैंक को वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा रेटिंग में चल रहा है। तो रिस्क टेकन बाय द बैंक, जाहिर सी बात है यार, बैंक अगर किसी कस्टमर पे ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो उसको रेट भी उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के देगा, ताकि उससे ज़्यादा बैंक वसूल कर सके। वेदर बैंक बिकम्स आउट ऑफ फंड, ये देखता है कि बैंक अगर कहीं नुकसान हो गया, आउट ऑफ फंड हो सकता है। वर्क फ्लो इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, ये भी बैंक देखता है, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब भी बैंक दो कस्टमर के बीच में अगर कोई किसी को रेट दे रहा है, किसी को ज़्यादा दे रहा है, किसी को कम दे रहा है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखता है कि वो रिस्क कितना ले रहा है, वहाँ पर बैंक आउट ऑफ फंड कितने देर के लिए हो रहा है, प्लस क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ये सभी चीज़ों को देखता है। क्योंकि देखिए रिस्क जो हम लोग देखे हैं ना हमारे पहले के वीडियो में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू क्या है? ये तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ। तीन तरह का जो डीलिंग रूम होता है वहाँ पे तीन तरह के ये होते हैं, चेम्बर्स होते हैं या कंपार्टमेंट आप बोल सकते हो। पहला क्या होता है? फ्रंट ऑफिस, दूसरा मिड ऑफिस, तीसरा बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस का काम क्या है भाई? वो डीलिंग करेंगे, बैंक के लिए प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ये फ्रंट ऑफिस का काम हो गया। जो भी मीटिंग होगा या कोई भी फाइनलाइजेशन होगा डील का, वो फ्रंट ऑफिस करेंगे। बैक ऑफिस क्या करेंगे? ये जो भी फाइनलाइज हो रहा है इसको एग्जीक्यूट करते हैं बैक ऑफिस वाले ट्रांजैक्शन को, क्योंकि उनको हर समय हर वक्त उनको एकदम नज़र गड़ाए बैठे रहना पड़ता है, क्योंकि इतना हाईली फ्लक्चुएट करता है ना कि आप तुरंत में अगर पलक झपकोगे ना डीलिंग रूम में बैठ करके तो तुरंत पे रेट चेंज हो जाता है। इसी के लिए इनको हाईली कॉन्सेंट्रेट होकर के अपना काम करना पड़ता है। तो फिर ये जो मिड ऑफिस वाले ये क्या करते हैं? ये एक्चुअली रिस्क जो बैंक का होता है ये फॉरेक्स ट्रांजेक्शन करने में, ये रिस्क को हैंडल करते हैं मिड ऑफिस वाले। ठीक है, तो ये तीन हो गया, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशंस कंसिस्ट ऑफ कवरिंग द कस्टमर ट्रांजेक्शंस इन द मार्केट, मैनेजिंग द फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बैंक, फंडिंग एंड मैनेजिंग द नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ द बैंक। नॉस्ट्रो अकाउंट और वॉस्ट्रो अकाउंट हमने देख चुका है हमारे पहले के वीडियो में। ठीक है, मेकिंग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग इन द मार्केट ऑफ द बैंक। जाहिर सी बात है यार, अभी देखिए जैसे मैं आपको बताया ना कि फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, इन तीनों का काम में अगर आप देखोगे ना तो आपको सारा का सारा आपको काम दिखेगा। कवरिंग द कस्टमर ट्रांजेक्शंस इन द मार्केट, ट्रांजेक्शंस जो कवर करना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो भी डील हो रहा है बैक ऑफिस वाले उसको कवर कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैनेजिंग द फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बैंक,
बिल्कुल मैनेज करके चलना पड़ता है। फंडिंग एंड मैनेजिंग द नॉस्ट्रो अकाउंट ऑफ द बैंक करना पड़ता है। मेकिंग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग इन द मार्केट ऑफ द बैंक, ताकि प्रॉफिट मिल सके बैंक को। तो ये ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा ई। आइए देखते हैं, हमारा आंसर ई, ऑल ऑफ द अबव। फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशंस कंसिस्ट ऑफ, ये सारे के सारे वो डीलिंग रूम के ऑपरेशंस का ही पार्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एनी मिसमैच बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड इन द नॉस्ट्रो अकाउंट हैज द इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग। नॉस्ट्रो अकाउंट, एक होता है नॉस्ट्रो अकाउंट, एक होता है वॉस्ट्रो अकाउंट। क्या होता है ये दोनों, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, आप हमारा उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है योर अकाउंट विद अस, जो दूसरे का अकाउंट है वो हमारे पास में। नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है और अकाउंट विथ यू, हमारा जो अकाउंट है वो दूसरे के पास में। तो यहां पर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एनी मिसमैच बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जो नॉस्ट्रो अकाउंट में जो फंड्स आ रहे हैं या जो फंड्स जा रहे हैं उसके बीच में कोई भी अगर मिसमैच होता है, या तो फंड अगर आ रहे हैं तो जरूरत से ज़्यादा फंड हो जाएगा, अगर फंड जा रहे हैं तो वो आउट ऑफ द फंड हो सकता है। हैज़ द इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग, तो उस केस में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट इन द अकाउंट लीडिंग टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि फिर अगर वो जरूरत से, मान लीजिए कि जरूरत से ज़्यादा निकल गया तो वो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट हो गया तो भाई तो वो जो जितना देर के लिए या जितना अमाउंट को ओवरड्राफ्ट उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। सरप्लस इन द अकाउंट, क्योंकि अगर वो इनफ्लो हो रहा है नॉस्ट्रो अकाउंट में और वो पैसा पड़ा हुआ रह गया तो सरप्लस ही हो रहा है, तो उसके केस में क्या हो गया, इंटरेस्ट लॉस हो गया। जो इंटरेस्ट कमा सकता था बैंक को नहीं कमा पाएगा। तो दोनों का दोनों ही ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यहां हमारा आंसर होना चाहिए सी, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, सी, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, व्हेन देयर इज नो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, दैट इज वट एवर करेंसी ब्रॉट हैज बीन सोल्ड इन द मार्केट, सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड स्क्वाड पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का मतलब जब भी कोई ट्रेडिंग किया जाता है, कोई परचेस कर रहा है, ठीक है, कोई भी परचेस कर रहा है या बाई कर रहा है, इसको बॉट बोलते हैं, तो ये लॉन्ग पोजीशन से उसको डिनोट किया जाता है, क्योंकि वो परचेस करके उसके पास में वो रह रहा है, वो ट्रेडिंग कर रहा है। और शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या हो रहा है, उसको सेल कर दे रहा है, तो उसके पास में कम बच रहा है, इसको सेल कर दे रहा है। मतलब कि वो बाई, इसको आप समझ सकते हो बाई, इसको आप समझ सकते हो सेल। तो ये बोल रहा है कि व्हेन देयर इज नो लॉन्ग, मतलब कि ना उसके पास में जरूरत से ज़्यादा कुछ बाई हो रहा है, ना जरूरत से ज़्यादा कुछ उसके पास में सेल हो रहा है, वो एक तरह से सैचुरेशन पॉइंट में है। तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, उस सिचुएशन को स्क्वाड पोजीशन का कहा जाता है। हाँ, ऐसे सिचुएशन को स्क्वाड पोजीशन ही कहा जाता है। व्हेन देयर इज नो लॉन्ग पोजीशन एंड नो शॉर्ट पोजीशन, दैट इज वट एवर, जितना भी करेंसी खरीदा गया है सेम टू सेम वो वही करेंसी फिर बेचा गया है, तो ना उसके पास में लॉन्ग पोजीशन है ना उसके पास में शॉर्ट पोजीशन है, तो इस टाइप का सिचुएशन को स्क्वाड पोजीशन कहा जाता है। हमारा आंसर होगा ट्रू। ठीक है, देखते हैं हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ट्रू। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू है, मिड ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि मिड ऑफिस जो होते हैं, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस, तो इसमें से मिड ऑफिस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मिड ऑफिस रेस्पॉन्सिबल होते हैं रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, साथ ही साथ रिस्क ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्लायंस विथ वेरियस रेगुलेशंस के लिए भी। तो मिड ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिस्क मैनेजमेंट प्लस कंप्लायंस विथ वेरियस रेगुलेशंस। तो हमारा आंसर होगा सी, बोथ ऑफ द अबव। इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है सी, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, आर्बिट्रेज मींस, ये क्वेश्चन हमने पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि आर्बिट्रेज का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा मार्केट में तुरंत में करेंसी को खरीदना और बेचना, ताकि जो उस बीच का जो डिफरेंस है वहाँ से एक प्रॉफिट गेन किया जा सके। बाइंग इन वन मार्केट एट अ लेसर प्राइस एंड सेलिंग इन अनदर मार्केट साइमल्टेनियसली एट अ हायर प्राइस, मेकिंग स्पेकुलेशन इन द मार्केट, बाइंग ए चीपर प्राइस एंड सेलिंग लेटर when the price rises। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो आर्बिट्रेज का मतलब ही होता है तुरंत में करना, तुरंत में यहाँ से खरीदा जा रहा है, यहाँ पर बेचा जा रहा है, तो यही होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये ऑप्शन है, बाइंग इन वन मार्केट इन लेसर प्राइस एंड सेलिंग इन द अनदर मार्केट साइमल्टेनियसली, तुरंत में, यही होता है आर्बिट्रेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देखते हैं हमारा आंसर क्या है, आर्बिट्रेज सी। तो ये अभी तक हम लोग ने तुरंत में 30 एमसीक्यूज को देखा। ये एमसीक्यूज एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा एमसीक्यू है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज ध्यान से इसको देख सकते हैं। इस पूरे वीडियो का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में मिल सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम हमारे फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरह का कोई वीडियो में बनाऊं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अभी हम लोग हमारे आने
आने वाले वीडियो में इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यूज को कवर कर लेंगे, ताकि जो थ्योरी के साथ साथ हम लोग एमसीक्यू को भी देख लेना, तो हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।